चलो सर, स्टार्टिंग विद द लेक्चर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज हम सीखेंगे सर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से कितने टाइप्स होते हैं। तो आज ये हमारा टारगेट है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये आज हमारा है। तो सर ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, बेटा इन्फोर्सेबिलिटी के बेसिस के ऊपर एक दो तीन चार पांच पांच तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 5 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन फिर दोबारा से 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर हम बात करें सर इन्फोर्सिबिलिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। क्रिएशन वाले कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जीक्यूशन वाले इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, फॉर्म वाले तो नॉर्मल होते हैं। देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। तो इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस के ऊपर पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही पता चल रहा है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपने क्या कर दिए, पूरे कर दिए, उसको क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में? बेटा जब वो सारे एसेंशियल फीचर्स फुलफिल हो जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच सैटिस्फाइज द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बेटा सारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जब फुलफिल हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और जब उसी कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्सेबल कर सकते हो लॉ में, मतलब अगर कोई सी भी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो आप सामने वाले बंदे को कोर्ट पर लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, इतनी सी बात समझो? यस। चलो बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। एन एग्रीमेंट में बी इन्फोर्सेबल एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड। तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? तो एन एग्रीमेंट में भी इन्फोर्सेबल। अब देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझ गए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं सर? जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट जब करा था ना तो वो वैलिड था, और बाद में वो क्या हो गया, सरकार ने उसको मना कर दिया। जैसे मान ले मेरा काम था पॉलिथीन सेल करना। क्या सेल करता था मैं? पॉलिथीन बैग सेल करता था। सरकार ने एकदम से बोल दिया कि अब पॉलिथीन क्या कर देंगे, हम लोग बैन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया? वॉइड हो गया। अगर अब मैं पॉलिथीन सेल करता हूँ तो सरकार मेरे को किस में डाल सकती है? जेल में। या अभी आप देखो अभी दिवाली का टाइम आ रहा है तो सरकार ने क्या बैन कर रखे है? क्रैकर्स का, पटाखों का बेचना क्या कर रखा है? सरकार ने मना कर रखा है। अब बेटा देखो ध्यान से, सरकार ने पहले मना नहीं कर रखा था। मेरा शुरू से ही किस चीज का काम था? क्रैकर्स का काम था। मान लो मैं क्रैकर्स की दुकान चला रहा था उस टाइम, तो वो सारी चीजें क्या थी? वैलिड। जब मैं किसी कस्टमर को बेच रहा हूँ क्रैकर्स तो वो क्या था? वैलिड था। अब सरकार ने एकदम से बोल दिया जो जो भी क्रैकर सेल कर रहा है उसको सेलिंग क्या करनी पड़ेगी? बंद करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो बेटा अगर फिर भी मैंने इस क्रैकर को सेल करा तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो सर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट पहले तो क्या था? वैलिड था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया सर? वॉइड हो गया। एन एग्रीमेंट में भी इन्फोर्सेबल। देख, एग्रीमेंट जो था इन्फोर्सेबल था एट द टाइम इट वाज एंटर्ड इनटू। जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट में घुसे थे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल था, मतलब सर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या था सर? वैलिड था। बट लेटर ऑन ड्यू टू सर्टेन रीजंस, कुछ ऐसी स्थितियां हो गई जिसके वजह से ये बाद में क्या हो गया? वॉइड हो गया। इट में बिकम वॉइड, और ये क्या हो गया? अनइन्फोर्सेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया ना वो क्या हो गया? इलीगल हो गया। कैसा हो गया? इलीगल हो गया। मान लो अभी ये तो देखता है ड्रीम इलेवन वगैरह और ये सब गेम आती है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो सर? पैसे लगा सकते हो, लॉटरी से पैसे जीत सकते हो। अब अभी तो ये सारा क्या है? वैलिड है। सरकार ने इन सब चीजों को क्या करा हुआ है? वैलिड। मान ले बाद में आगे चल के सरकार बोलते कि ये सारी एप्लीकेशंस को हम क्या कर रहे हैं? बैन कर रहे हैं। जैसे मान ले पबजी गेम बच्चे पहले खेलते थे, करते थे, वो सारा क्या था? वैलिड था। फिर सरकार ने बोल दिया कि यार ये बच्चे तो बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं इसके अंदर, और वो डेटा, वो गेम हमारा क्या ले रही थी? मेन तो डेटा ले रही थी। तो उस गेम के ऊपर क्या कर दिया? बैन कर दिया। अब फिर भी अगर पबजी वाला अपनी गेम को अगर चलाता रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सर शुरू में तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड था। बाद में वो क्या हो गया सर? वॉइड हो गया। जैसे एग्जांपल, एक्स बाय एक्सरसाइजिंग कॉर्सियन ओवर बाय। एक एक्स बंदा था, उसने क्या करा? कॉर्सियन वाई के ऊपर जोर जबरदस्ती करी, धमकियां वगैरह दी। मेक्स हिम एग्री टू सेल हिज हाउस। तो एक्स ने वाई को जोर जबरदस्ती करके, धमकियां देके उसको एग्री कर लिया कि भाई तू अपना घर मेरे को बेच दे। कितने का? 50,000 का। 50,000 का उसका घर था, फॉर अ मियर सम ऑफ 1,000। 50,000 के घर को उसने कितने में खरीदने को बोला? 1,000 रुपए में, कि भाई तू मेरे को अपना घर कितने में बेच दे? 1,000 रुपए में बेच दे। द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई। भैया यहाँ पर वाई एग्रीमेंट करना चाहता था? नहीं करना चाहता था, एक्स ही एग्रीमेंट करना चाहता था। तो एक पार्टी की तरफ से ये
कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, वॉइडेबल था। देख मैंने क्या बोला था, जब भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हो दो पार्टीज चाहिए, और दोनों पार्टीज का क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट। क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट। मतलब एक्स भी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, वाई भी अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, लेकिन भैया वाई बेचना चाहता था कितने में, 50,000 में, और एक्स कितने की खरीदने की बोल रहा था, 1,000 रुपए में। और एक्स ने वाई पे जोर जबरदस्ती करी और उससे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या करवा लिया, साइन करवा लिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। आगे चल के वाई पुलिस स्टेशन में जाके बोल सकता है कि एक्स ने जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा के मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली मात्र 1,000 रुपए। इन केस वाई डिसाइड टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, वाई आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा सर, वॉइड। तो पहले जब हो रहा था वैलिड था, बाद में वाई ने क्या कर दिया, लेकिन वो उस टाइम भी वैलिड नहीं था, बिकॉज उसके ऊपर क्या लगा था, कॉर्सियन लगा था। उसने साइन तो ले लिए, लेकिन सर अब ऐसा नहीं है कि एक्स जो है वो वाई को जेल लेकर जाएगा, बल्कि वाई जो है ना वो एक्स को कहां पर लेकर चला जाएगा सर, जेल में लेकर चला जाएगा, क्योंकि उसने उसके ऊपर क्या लगाया था सर, कॉर्सियन लगाया था। ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है सर, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए आप सामने वाले को जेल में नहीं लेकर जा सकते, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, वॉइड एग्रीमेंट होता है। अब वॉइड एग्रीमेंट इज नॉन एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ, सरकार के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड इलीगल और इमोरल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। कैसा एग्रीमेंट, इलीगल कोई एग्रीमेंट है, इमोरल कोई सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो सारे कैसे एग्रीमेंट होते हैं, वॉइड होते हैं। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर, एक छोटे बच्चे के साथ भी आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भी कैसा होएगा आपका, वॉइड होगा। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। मान लो आपने एक छोटा सा बच्चा था, मान लो उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम पे थी, एक बंदे ने गलती से धोखे से उस बच्चे से साइन करवा ली और कल को उसकी प्रॉपर्टी में जाके बैठ गया, तो क्या वो बच्चे की प्रॉपर्टी का वो हकदार हो जाएगा क्या, वो नहीं सर। बच्चे की साइन की वैल्यू नहीं है जब तक वो 18 साल की उम्र का नहीं हो जाता। एग्जाम्पल, ए एग्रीज विद बी टू ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस। देख ए ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ कि भाई बी तू दो पैरेलल लाइंस बना के दिखा कुछ ऐसे तरीके से, सो दैट दे क्रॉस ईच अदर। ठीक है, पैरेलल लाइन समझते हैं ना क्या होता है सर, ऐसी लाइन जो एक दूसरे के साथ साथ चल सकती है। सर ये बोल रहा है ऐसी पैरेलल लाइन बना के दिखा, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करे, इंटरसेक्ट करे। ऐसा बन सकता है सर, बन ही नहीं सकता सर। फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 500, मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा, कुछ ऐसे काम करने के लिए आप पैसे दे रहे हो जो कि हो ही नहीं सकता। द एग्रीमेंट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एंड हेंस ये क्या हो जाएगा सर, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में मतलब समझ में आया थोड़ा सा। फिर एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सर, an agreement which is enforceable by law at option or one or more of the parties thereto but not at the option of others। मान लो जैसे मैंने एक्स और वाई के साथ बोला ना, एक्स ने कॉर्सियन लगाया, क्या लगाया बेटा, कॉर्सियन लगाया। कॉर्सियन मतलब जोर जबरदस्ती लगाया, डराया धमकाया, और वाई से क्या बोला कि भाई तू अपनी प्रॉपर्टी मेरे को बेच दे काफी कम प्राइजेस के अंदर। अब देख यहाँ पर एक्स तो खरीदना चाहता था लेकिन वाई बेचना नहीं चाहता था। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल। वैलिड क्या होता है, जब दोनों राजी खुशी क्या कर रहे होते हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक्स भी राजी था वाई भी राजी था, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता, वैलिड होता। लेकिन यहाँ पे वॉइडेबल क्यों है, क्योंकि सर एक पार्टी जो है ना वो सहमत नहीं है, वो एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा। ठीक है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। एक बंदे के लिए तो क्या है सर, इन्फोर्सेबल है, मतलब एक्स के लिए तो है सर, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स, दूसरे के लिए नहीं है सर। इट इज अ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। इस एग्रीमेंट में क्या लगता है सर, कॉर्शियल लगता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन आर वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज हुज कंसेंट हैज बीन सो कंटेंट। ठीक है, वर्डेबल एट ऑप्शन ऑफ द पार्टी, वो बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वर्डेबल डिक्लेयर कर सकता है जिसकी आपने अप्रूवल ली है। कैसे अप्रूवल ली है, बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मान लो एक्स ने अप्रूवल ली है किससे, वाई से। कैसे, फ्रॉड से, कॉर्शन से, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन से। तो वाई क्या कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। इट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट हैज सो। तो कंसेंट किसकी ली, एक्स ने वाई से कंसेंट लिया, तो वाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाई के लिए दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं सर, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है सर, एन एग्रीमेंट इज इलीगल व्हेन इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, जो लॉ के अगेंस्ट है, जो किसके अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है या सोसाइटी के अगेंस्ट है। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए प्रोमिसेस टू पे अ सम ऑफ ₹100 टू बी, इफ
इफ बी गिव्स अ गुड बीटिंग टू सी। ए ने क्या बोला बी को कि भाई मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा अगर तू किसको मार के आएगा, सी को मार के आएगा। सी मार के भी आ गया, अब बी मार के भी आ गया सी को, ठीक है। ए ने क्या बोला बी को, देख ए ने बोला बी को कि भाई मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा जब बी सी को क्या करके आएगा सर, मार के आएगा, बीट। भैया बी मार के भी आ गया सी को। एंड ए इन ऑर्डर टू पे बी बोरोस फ्रॉम डी। अब ए को पैसा देना था किसको, बी को। ए ने पैसा उधार पे लिया किससे, डी से। कितने पैसे उधार पे लिए, 100। मतलब ए के पास खुद के पास पैसे नहीं थे। ए ने बी को बोला कि बी तू जाके सी को मार के आ। बी जो है सी को मार के आया। ए ने उस 100 रुपए को किससे लिया, डी से लिया, बोरो करा। डी नोज द पर्पस ऑफ बोरिंग। डी को पता था ये पैसे क्यों ले रहे हैं। डी को पता था कि ए पैसे क्यों ले रहा है, क्योंकि इसको बी को पैसे देने हैं मारने के लिए। द एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का एग्रीमेंट कैसा, इलीगल, क्योंकि ए ने बी को बोला था तो उसको मार के मैं तेरे को पैसे दूंगा। द कोलेटरल ट्रांजेक्शन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन जो हो गई वो भी कैसी होगी बेटा, वॉइड होगी, क्योंकि ये कैसी है, इलीगल है। कैसी है, इलीगल है। डी को पता था ये पैसे क्यों लेकर जा रहा है, किसी को पिटवाने के लिए। डी कैन नॉट रिकवर हिज डेट ऑफ 100। अब मान लो कल को ए ने डी को पैसे नहीं दिए, तो डी क्या पुलिस स्टेशन में जाके बोल सकता है कि मैंने ए को पैसे दिए थे क्योंकि उसको किसी को मारना था, अब वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा। तो पहले तो पुलिस किसको पकड़ लेगी, डी को ही पकड़ लेगी ना सर। पार्टीज टू एन अनलॉफुल एग्रीमेंट कैन नॉट गेट हेल्प फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो पार्टीज टू एन अनलॉफुल एग्रीमेंट, तो डी जो था ना वो क्या था, पार्टी था किसका, एग्रीमेंट का सर, अनलॉफुल एग्रीमेंट जो कि हो रहा था, तो उनको कोर्ट से हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, फॉर कोर्ट्स एक्सेप्ट अ पर्सन टू कम टू देम। कोर्ट्स के लिए वो बंदा आए जिनके हाथ खुद के क्या है, साफ सुथरे हाथ है। ठीक है, यस सर। चलो पॉइंट नंबर ई, अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वाइड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो सकते हैं सर, वॉइड हो सकते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी इन्फोर्स ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल डिफेक्ट्स, दैट इज नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ राइटिंग रजिस्ट्रेशन वाला। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होनी थी वो आपने नहीं कर रखी, या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। जैसे मान लो इन केस ऑफ पार्टनरशिप, मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था कल की क्लास में कि सर अगर मान लो आपकी पार्टनरशिप क्या होनी चाहिए, वैसे तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपने अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करवाया, किसी ने आपके साथ क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो अब आप उस बंदे के लिए कोर्ट केस नहीं कर सकते बिकॉज यू आर अनरजिस्टर्ड। These contracts are valid in the eyes of law, but since they are incapable to prove law, courts will not enforce them. मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अनइनफोर्सेबल। इन्फोर्सेबल क्या होता है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जिनके लिए आप सामने वाले को जेल में भेज सकते हो। अरे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है अनइनफोर्सेबल, मतलब आप सामने वाले को जेल में नहीं भेज सकते क्योंकि कोई ना कोई चीज की क्या है, कमी है। एब्सेंस ऑफ राइटिंग आर क्वाइट गुड बट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ अंटिल द रिटन एविडेंस इज फर्निश्ड। जब तक पता नहीं है, मान लो मैंने किसी बंदे से पैसे ले लिए और उसने मेरे से कहीं साइन नहीं करवाया, कैश में मैंने पैसे लिए, उसने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करे, ठीक है। अब वो मेरे से पैसे मांग रहा है, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, वो बोल रहा है भाई मैं कोर्ट में चला जाऊंगा कि तूने मेरे पैसे नहीं दिए। मैंने कहा एविडेंस कहाँ है तेरे पास कि मैंने तेरे से पैसे लिए, मैं तो तेरे घर आके क्या लेकर गया था, कैश। ना तो तूने मेरे से कहीं साइन करवाया, ना तो तूने मेरे बैंक अकाउंट में गए, ट्रांजेक्शन का कहीं एविडेंस है, नहीं है, तो तू मेरे को नहीं लेकर जा सकता। अगर इसको आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना था तो आप क्या करते, एक कागज पे लिखते कि आई हैव गिवन दिस मच मनी टू दिस पर्सन एंड ही हैज टू रिटर्न बैक मनी ऑन दिस डेट, और मेरा क्या ले लेते, साइन ले लेते, तो आप क्या कर सकते थे, जेल लेकर जा सकते थे। अब यहाँ पर तो क्या है सर, एविडेंस ही नहीं है, तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे सर, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव एविडेंस और प्रूफ। ठीक है सर, ये सारे अब इसको जल्दी से पढ़ के देख ले एक बार सारे, जल्दी से जो जो भी मैंने करवा रखा है उनको मार्किंग भी कर ले। सर आगे कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के बेसिस के ऊपर दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं सर, क्या होते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज, कैसे, या तो बातों से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इनको क्या बोलते हैं सर, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स, या तो आपने देखो किसी से बात में बोला, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, ठीक है, आपने बोला कि सर हमें आपसे पढ़ना है, मैंने कहा ठीक है मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर, ओरल हो गया। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिटर्न, रिटर्न डिक्लेरेशन हो गया, तो ये सारे कैसे कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में या तो आपने बोला या किसी से रिटर्न करवा लिया, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है।
कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लो आपकी एक गाड़ी खड़ी हुई थी रेड लाइट पे, एक बंदा आया, वो आपकी गाड़ी का शीशा साफ करने लग गया, तो उससे क्या इम्प्लाइड है कि बाद में शीशा साफ करने के बाद वो आपसे क्या मांगने के लिए आएगा, पैसे मांगने के लिए आएगा। या फिर मान लो आपका कहीं स्कूटर वूटर खराब हो गया, कुछ हो गया, तो आप एक डीटीसी की बस में चढ़ गए, आपको कहीं जाना था, तो आप क्या चढ़ गए, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़ गए, तो सर वहां पे इम्प्लाइड है कि आपकी उसकी क्या लेनी पड़ेगी, टिकट लेनी पड़ेगी ना सर। बोलने की तो जरूरत नहीं है, आपको पता है उसकी क्या लेनी पड़ेगी, टिकट लेनी पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट्स विच कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ कंडक्ट, सामने वाले ने कुछ ऐसा करा, एंड एक्ट्स ऑफ द पार्टीज, कुछ ऐसा एक्ट करा, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो जैसे सामने वाला बंदा आया, वो तेरी गाड़ी साफ करने लग गया, शीशा साफ करने के लिए लग गया, इम्प्लाइड है कि अब वो आके क्या मांगेगा आपसे, पैसे मांगेगा, फ्री में तो साफ नहीं कर रहा होगा सर। ठीक है। इफ अ पर्सन टेक्स अ सीट इन अ बस, मान लो आप एक बस के अंदर बैठ गए, ठीक है, ही हैज एंटर्ड इनटू एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है भैया, सामने वाला बंदा ये नहीं बोलेगा कि भैया आपको टिकट लेनी पड़े, क्या भैया आपको टिकट लेनी पड़ेगी। आप अगर बस में बैठ गए तो इम्प्लाइड है आपको खुद से क्या लेनी पड़ेगी, टिकट। टीटी आपके पास नहीं आएगा कि ला भाई टिकट के पैसे ले, आपको टीटी के पास जाके अपनी टिकट लेनी पड़ेगी। ठीक है। that he will pay the specified fare to the bus owner for taking him to the destination। तो ये implied है कि भैया आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेकर जाए। ठीक है सर। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है कि सामने वाले को आपने बोलकर या लिखकर कुछ बताया। यहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ना तो आपसे कुछ बोला गया ना कुछ लिखा गया, सर आपने कुछ ऐसी हरकत करी या सामने वाले ने कुछ ऐसी हरकत करी जिसकी वजह से आप दोनों किसमें आ गए, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एग्जीक्यूशन। तो दो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सर, एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक कौन सा होता है सर आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है व्हेन बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, मतलब दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम करके दे दिया। मान लो मेरे पास स्टूडेंट्स आए थे, मैंने उनको पढ़ा दिया, उन्होंने मेरे को फीस दे दी, तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम करके दे दिया। फिर एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है दोस्त, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में when one of both the parties to the contract have still to do certain things in future, मतलब दो बंदे में से एक बंदा है जिसको अभी भी काम करके देना है। ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास 12th क्लास के स्टूडेंट्स है, उन्होंने मेरे को फीस तो दे दी पूरे साल की, लेकिन अभी मेरे को क्या करके देना है, उनको पूरा का पूरा कोर्स खत्म करवा के देना है, रिवाइज करके देना है, उनके टेस्ट कंडक्ट करने हैं। तो ये सारा कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी तरफ से भी सारी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, उसको क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हेन वन ऑफ बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैव स्टिल टू डू, अभी भी कुछ करना है, थिंग्स इन द फ्यूचर, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ए एग्रीज टू सेल अ रेडियो सेट टू बी फॉर 200। ए ने बोला कि मैं तेरे को अपना रेडियो बेच दूंगा, कितने का, बी को 200 का। बी पेज द प्राइस इन एडवांस, बी पहले ही उसको क्या दे गया, पैसे दे गया, 200 रुपए। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड एज रिगार्ड्स बी। बी के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसका मेन काम क्या था, पैसे देना। बट एग्जीक्यूटरी है वो किसके लिए, ए के लिए। बी के लिए तो क्या है, एग्जीक्यूटेड, ए के लिए क्या है, एग्जीक्यूटरी। फॉर ही इज येट टू डिलीवर, उसको अभी भी अपना रेडियो क्या देना है, बी को हैंड ओवर करना है, देना है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड एज, और कैसे क्लासिफिकेशन होती है सर, एक होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स और एक होता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। सर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी यूनिलेटरल व्हेन वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन either before or at the time when contract come into force। तो यूनिलेटरल क्या है सर, एक पार्टी ने अपना काम कर दिया है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले या जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में घुसा उसके साथ ही कंप्लीट कर दिया। whereas the other party is yet to perform, दूसरे बंदे को अभी भी अपना काम करके देना है। मान ले जैसे मान ले तू रेलवे स्टेशन पे जाता है, तो तेरे पास बहुत सारा लगेज था, ठीक है, तो तूने कुली हायर करा जो तेरा लगेज तेरा ट्रेन तक पहुंचा दे। अब कुली ने तो तेरा लगेज उठा के ट्रेन तक पहुंचा दिया, तो उसके लिए तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर, कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, उसको पैसे देने हैं, आपकी तरफ से अभी क्या है, वो इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है। तो देख क्या लिखा हुआ है, एक कुली पुट्स बीज लगेज इन द कैरेज। एक एक कुली ने बी का लगेज किस में रख दिया, उसके कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन जिसमें वो जा रहा था। ए हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन, तो ए जो कुली था उसने अपना काम कर दिया। इट इज नाउ फॉर बी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बाय पेइंग द चार्जेस टू द कुली। अब बी को अपना काम करना है, उसको उसके पैसे देने। बेटा बायलेटरल क्या होता है,
A contract is bilateral if the obligation of both the parties are outstanding at the time of formation of contract. अभी जब कॉन्ट्रैक्ट जब बना है तो दोनों पार्टीज को अपना अपना काम करके देना है, किसी का भी काम अभी कंप्लीट नहीं है, दोनों की ऑब्लिगेशन अभी क्या है, पेंडिंग है. दे आर एग्जीक्यूटरी और बायलिटरल कॉन्ट्रैक्ट्स. इनको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी या फिर बायलिटरल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी आफ्टर अ मंथ. ए ने बोला बी को कि यार मैं तेरे को अपनी गाड़ी ना 1 महीने के बाद बेच दूंगा. बी प्रोमिसेस टू पे द प्राइस ऑन द डिलीवरी ऑफ कार. बी ने क्या बोला, जब तू गाड़ी देगा ना उस टाइम पे मैं तेरे को क्या दूंगा, पैसे दूंगा, अभी नहीं दे रहा. तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, बायलेटरल. ए को भी अभी गाड़ी देनी थी बी को, और बी को भी अभी पैसे देने थे ए को, तो अभी दोनों का काम कंप्लीट नहीं है, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है सर, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है सर, यस. और बाकी एक होते हैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, जिसके लिए आपने क्या करवा रखा है सर, लीगल डॉक्यूमेंट ले रखा है. एक होते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप दोनों ने एक नॉर्मल से कागज के ऊपर लिख के काम स्टार्ट कर दिया. यहाँ पे क्या है, स्टैम्प पेपर वगैरह सब कुछ लगता है, एफिडेविट वगैरह लगता है. ये सारे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे. तो यहाँ तक आपका खत्म हुआ. कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स थे भैया, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स थे, एक बार इसको याद कर लो. इनफोर्सेबिलिटी में 5 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वर्डेबल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. सर क्रिएशन पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूशन पे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स. ये अपने आप में एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सर ये सारे के सारे आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. मान लो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जिसका नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. कल थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया था क्या होता है ऑफर, कैसे होती है एक्सेप्टेंस. तो सर फिर दोबारा से यहाँ पे बात करते हैं. डिफाइंस एन ऑफर. सर सेक्शन 2 क्लॉज ए. कैसे पढ़ेंगे इसको, सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 डिफाइंस एन ऑफर एज. ऑफर की डेफिनेशन क्या है सर, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी. अ प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन. एक बंदे ने क्या करा सर, एक प्रपोजल रखा टू अनदर टू डू एन एक्ट और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग इट. या तो कुछ काम कर या कुछ काम मत कर. जैसे कि मैंने देखो बोला था यहाँ पर 5 किलोमीटर तक अपनी कोचिंग सेंटर मत चला, उसके लिए भी मैं क्या दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ किसी बंदे को, ताकि मेरा कंपटीशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए. तो प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन टू अनदर टू डू एन एक्ट, या तो काम करने के या ना करने के, फ्रॉम डूइंग इट, इसको क्या बोलते हैं, ऑफर. द पर्सन हु मेक्स द ऑफर, जिस बंदे ने ऑफर दिया उसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिसर बोलते हैं और ऑफरर बोलते हैं. और द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज नोन एज द प्रॉमिसी और द ऑफरी, या द ऑफरी. तो प्रॉमिसर और ऑफरर एक ही पर्सन है, प्रॉमिसर और ऑफरर, और एक बंदा है प्रॉमिसी और ऑफरी, सेम पर्सन. ठीक है. एन ऑफर में रिक्वायर अ यूनिलेटरल एक्ट और एन एक्ट बाय 2 और मोर पार्टी. सर किसी ऑफर के लिए क्या चाहिए सर, कोई यूनिलेटरल एक्ट चाहिए. यूनिलेटरल एक्ट क्या होता है, किसी एक बंदे को तो अपना काम करके देना पड़ेगा, हो सकता है दूसरे बंदे का काम ना हो. बायलिटरल क्या था, जब दोनों ही पार्टीज ने अपना काम करके नहीं दे रखा. थस देख क्या लिखा हुआ है, इफ एक्स गिफ्ट्स वाई हिज हॉर्स. मान ले एक्स एक बंदा है, उसने वाई को अपना हॉर्स दे दिया एज अ गिफ्ट. जब तू किसी को गिफ्ट देता है तो उससे पैसे लेता है क्या, नहीं ना. तो वो फिर तो वो गिफ्ट ही क्या हो जाएगा. गिफ्ट क्या होता है, जो हमें फ्री में जब मिला. तो एक्स ने जब वाई को हॉर्स गिफ्ट में दिया तो वो वाई से पैसे नहीं लेगा. ठीक है. इट इज एन ऑफर ऑफ यूनिलेटरल एक्ट. कैसा एक्ट है, यूनिलेटरल. एक बंदा अपना काम करेगा, दूसरे से हमें कुछ नहीं चाहिए. एज वाई हैज टू डू नथिंग टू पे और पे. वाई को कुछ नहीं करना और ना ही पे करना किसको, एक्स को, इन रिटर्न ऑफ द गिफ्ट ऑफ एक्स. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलते हैं बेटा, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स. बट इन केस ऑफ ऑफर्स ऑफ बायलिटरल एक्ट, मान लो अब ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायलिटरल और रिक्वायरिंग एक्शंस बाय 2 और मोर पर्सन. अब यहाँ पे दोनों लोगों को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. एक्स ने अगर हॉर्स दिया है, गिफ्ट नहीं दिया, बेचा है, तो वाई उसको क्या देगा, पैसे देगा, कंसिडरेशन देगा बदले में कुछ ना कुछ. देन द ऑफर इज सपोज टू एक्ट और रिस्पॉन्ड इन अ स्पेसिफाइड मैनर. भैया मैं सामने वाले से चाहूंगा कि वो मेरे को क्या दे दे, पैसे दे दे, क्योंकि मैंने उसको अपना क्या दे दिया, हॉर्स दे दिया. नाउ सपोज, अब देख, एक्स ऑफर्स टू सेल हिज हॉर्स फॉर 10,000 टू वाई. अब एक्स क्या बोल रहा है कि मैं अपना हॉर्स बेचना चाहता हूँ, भाई तेरे को खरीदना है कि 10,000 रुपए का. देन हियर वाई ऑल्सो इज एक्सेप्टेड टू पे. वाई ने भी एक्सेप्ट कर दिया कितना पे करने का, 10,000 टू एक्स.
It is only the second type of offers which we are concerned in the Indian Contract Act. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कौन सी ऑफर्स की बात करते हैं, यूनिलेटरल्स के बायलेटरल, फिर बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, पहली बात। ठीक है, जैसे मान लेना सीधी सी बात है, किसी फादर ने अपने बच्चे को बोला मैं तेरे को पॉकेट मनी दूंगा, बदले में तेरे से कुछ नहीं चाहिए, तो अगर उन्होंने नहीं पे करा तो बेटा बाप को वैसे भी नहीं लेकर जा सकता, और डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स में तो वैसा भी नहीं होता। या फिर जैसे मान ले क्या था कि अभी जैसे मान ले हम दोनों का कैसे एग्रीमेंट है, बायलिटरल है, ठीक है, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, आप मेरे को क्या पे कर रहे हो, कंसिडरेशन पे कर रहे हो उस चीज के लिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैसे कॉन्ट्रैक्ट कवर होते हैं, बायलिटरल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ आपस में करके देना, ठीक है। Thus an offer can be analyzed into two parts comprising of, ऑफर के अंदर दो पार्ट चाहिए, एक प्रॉमिस फ्रॉम द, एक प्रॉमिस चाहिए किससे, ऑफरर से, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंड एक रिक्वेस्ट टू द ऑफरी फॉर समथिंग इन रिटर्न, और आप मेरे से प्रॉमिस करोगे बदले में आप मेरे को क्या दोगे, कंसिडरेशन पे करोगे सर। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, अब वो बंदा जिसको मैंने क्या करा, ऑफर करा, वो पर्सन क्या कर रहा है, अपनी एसेंट मतलब अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है, अप्रूवल दे रहा है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो मैंने सामने वाले को क्या दिया, ऑफर दिया, उसने क्या दिया, अपनी एक्सेप्टेंस दी। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, एक प्रपोजल जब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रपोजल की को क्या मिल गई, एक्सेप्टेंस मिल गई, वो क्या बन गया बेटा, प्रॉमिस। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, ऑफर जो है ना वो अलग होना चाहिए किससे, मेयर इनविटेशन टू एन ऑफर। अब देख ध्यान से क्या बोलना चाहता है सर ये, ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ मेयर इनविटेशन टू एन ऑफर। जैसे मान ले कुछ सामान है आपकी दुकान पे रखा हुआ, या आप कुछ एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो टेंडर्स, या एप्लीकेशन रखी आपने कोई जॉब की, प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी है, ऑक्शनर एक बिड लगा रहा है, आपने दुकान पे सामान रख रखा है, शोकेस विद द प्राइजेस मार्क्ड अपॉन देम आर मेयर इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट एक्चुअल ऑफर्स। पता है क्या होता है, देख मैं बताता हूँ, देखो मान ले आपकी एक शॉप है, ठीक है, आपकी शॉप है एक वॉचेस, किसकी शॉप है सर, वॉचेस की, और आपके पास एक्सक्लूसिव वॉचेस है, रोलेक्स की वॉच ले लो, और एक्सक्लूसिव वॉचेस, ठीक है, एकदम महंगे वाली वॉचेस हो गई। एक्सक्लूसिव वॉचेस का आपका क्या है, शोरूम। अब आपका जो शोरूम है तो आपने वहां पे बहुत सारी वॉचेस क्या कर रखी है, डिस्प्ले पे लगा रखी है भैया, बहुत सारी वॉचेस आपने डिस्प्ले पे लगा रखी है, ठीक है। तो रोलेक्स की वॉच हो गई, कोई इसकी वॉच हो गई, उसकी वॉच हो गई, बहुत सारी वॉचेस लगा रखी है, कोई 1 लाख रुपए की घड़ी है, कोई 2 लाख रुपए की घड़ी है, तो आपने घड़ियां लगा रखी। ये आप अभी क्या कर रहे हो, आपने क्या कर रखा है सर, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो किसी बंदे को बेचने का, नहीं, अभी आप सिर्फ क्या कर रहे हो, बंदे को इनवाइट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बंदे को इनवाइट कर रहे हो कि भाई देखो हमारे पास ये शोरूम है, आपने सामने बड़ी बड़ी लाइट्स वगैरह लगा दी, एक्सक्लूसिव वॉचेस शोरूम, आप सामने वाले बंदे को सिर्फ अपने पास क्या कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, और इन घड़ियों में आपने क्या लगा है, प्राइस टैग लगा रखा है, ठीक है। सामने वाला बंदा बोलता है मैं ये घड़ी खरीदना चाहता हूँ, आप हो सकता है उसको मना भी कर दो, कोई जरूरी थोड़ी ना कि आपको बेचनी बेचनी, आप बोल दोगे नहीं मेरे को नहीं बेचनी। अब तू बोलेगा सर उसने लगा क्यों रखी है, भाई देख सीधी सी बात है, तेरी घड़ी है, मैं तेरी दुकान पे खरीदने के लिए आया, मैंने बोला मेरे को ये घड़ी खरीदनी है, हो सकता है तू उसको भी क्या कर दे, मना कर दे, ठीक है। जैसी मैं तेरे पास आया और मैंने अपनी एक्सेप्टेंस दिखाई, क्या दिखाई, एक्सेप्टेंस दिखाई, फिर बेटा इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक तरीके का ऑफर बोल सकते हैं। तो देख क्या लिखा हुआ है, ऑफर जो है ना वो अलग होना चाहिए किससे, इनविटेशन टू एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या था, मैंने सिर्फ डिस्प्ले पे घड़ियां लगा रखी है, मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ कि आओ मेरे शोरूम में घुसो और घड़ियों को देखो। अब उसको बेचना है नहीं बेचना वो किसके ऊपर है, वो मेरे ऊपर है। Thus, in such cases, person who responds to an offer, invitation to an offer, एक पर्सन आया उसने रिस्पॉन्ड करा ऑफर के लिए, सर ये घड़ी मेरे को 2 लाख रुपए की दिख रही है, इसको थोड़ा सा ठीक लगा लो सर, 1,80,000 की लगा लो। जो बंदा एक्चुअल ऑफर सामने वाले को देता है दुकानदार को, द पार्टी इशूइंग एन इन्विटेशन फॉर ऑफर हैज अ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर रिसीव। अब जो सामने वाला बंदा है जिसकी दुकान है वो या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। जैसे मान लो क्या लिखा हुआ एग्जांपल, अ शॉपकीपर डिस्प्लेज द गुड्स फॉर सेल इन अ शॉप, आपने अपनी दुकान पे कुछ सामान वामान रखा बेचने के लिए, विद प्राइस टैग अटैच, उस पे प्राइस भी लगा रखा है ना हर एक आर्टिकल पे। दिस इज ओनली एन इनविटेशन टू ऑफर, ये क्या है, सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है कि आप आ सकते हो, चीजों को देख सकते हो, ठीक है, आपने इनवाइट कर। शॉपकीपर कैन नॉट बी कंपेल्ड, आप उसको कंपेल नहीं कर सकते वो आपको सामान बेचे एट द प्राइस मेंशन।
हो सकता है वो आपको मना भी करते, तो आप ये नहीं है दुकानदार के अगेंस्ट केस डाल दोगे कि देखो सर इसने लगा रखा था और मैं खरीदना चाहता हूँ, ये बेच नहीं रहा तो इसको जेल में डाल दो। नहीं यार, वो उसको आप कंपेल नहीं कर सकते। इफ यू वांट्स टू सेल, वो सेल करेगा, नहीं करना तो नहीं। वैसे तो कौन ही दुकानदार होता है जो बेचेगा नहीं, जब दुकान खोल के बैठा हुआ है तो बेचना ही चाहेगा। ठीक है। मेयर इंटेंशन ऑफ mere statement of intention, a declaration by a person that he has intention to do something does not amount to an offer। अब मैंने बोल दिया कि मैं जो है ना कुछ बच्चों को 50% डिस्काउंट पे पढ़ाना चाहता हूँ, ये सिर्फ क्या थी, मेरी इंटेंशन। तो मैंने ऑफर नहीं दिया। अब सामने जो बच्चे हैं वो ये नहीं बोल सकते सर अब हमारी फीस 50% कर दो, नहीं। मैंने सिर्फ अपनी क्या दिखाई, इंटेंशन, सोच कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने अभी किसी को ऑफर नहीं करा। समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ रहा? जैसे मान ले टी सेड इन अ कन्वर्सेशन टू डब्ल्यू, एक बंदा था, उसने बातचीत कर रहा था डब्ल्यू से, दैट ही वुड गिव 1000 टू एनीवन हु मैरिड हिज डॉटर विद हिज कंसेंट। मतलब टी डब्ल्यू से बोल रहा था कि यार मैं, जो बंदा मेरी बेटी से शादी कर लेगा ना, मैं उसको कितने पैसे दूंगा, 1000 रुपए दूंगा। डब्ल्यू ने क्या करा, उस टी की डॉटर के साथ क्या कर ली, मैरिज कर ली विद हिज कंसेंट, मतलब उसके अप्रूवल के साथ। लड़की भी राजी थी, उसने शादी कर ली। देयर आफ्टर टी रिफ्यूज टू पे 1000। अब जब शादी हो गई तो टी ने मना कर दिया, डब्ल्यू मैं तेरे को कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा, 1000 रुपए। डब्ल्यू ने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया, किसके अगेंस्ट, टी के अगेंस्ट, फॉर द अलीज प्रॉमिस के भैया इस बंदे ने मेरे साथ क्या करा है, गलत प्रॉमिस करा और इसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करा। इट वॉज हेल्ड दैट, अब कोर्ट ने क्या बोला, दैट वर्ड्स यूज्ड बाय टी, टी ने जो शब्द जो यूज जो करे थे ना, वो सिर्फ क्या था, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन था। इंटेंशन था कि मैं दूंगा, जिसने भी वो करा। एंड डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, वो कोई ऑफर नहीं दे रहा था डब्ल्यू के तू आ जा और तू शादी कर ले तो तेरे को 1000 रुपए दूंगा। ठीक है। देयरफॉर डब्ल्यू कुड नॉट सक्सीड इन हिज क्लेम, तो डब्ल्यू कोई उसके अगेंस्ट क्लेम फाइल नहीं कर सकता। ये एक्चुअल में केस लॉ है, वीक्स वर्सेस तेलबाद 1605 का, बहुत साल पुराना 1605। उस टाइम 1000 रुपए मतलब बहुत बड़ी चीज, 1605। ठीक है, 16 सेंचुरी हो गई, अब तो 17 भी हो गई, 18 भी हो गई, 19 भी हो गई, बहुत बड़ा। ठीक है। अब सर, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, एक वैलिड ऑफर में क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक ऑफर के अंदर। तो देखो सर, ऑफर की इंटेंशन होनी चाहिए क्या क्रिएट करने की, लीगल रिलेशंस। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था कि सर कॉन्ट्रैक्ट दो बंदों के बीच में होना चाहिए और उनके बीच में ऐसा होना चाहिए कि लीगल रिलेशंस बनना चाहिए। ठीक है। इफ द ऑफर डज नॉट, क्या लिखा हुआ है, इनविटेशन टू अ डिनर विद नो इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप, कोई लीगल रिलेशनशिप थोड़ी ना है, तो किसी को इनवाइट कर रहा है डिनर के लिए। ऑफर मस्ट इम्पोज, ऑफर के अंदर कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। अब उस बंदे ने अगर अपनी लीगल ड्यूटी नहीं करी तो फिर उसको किस में भेज सकते हो सर, जेल में भेज सकते हो। उसके अगेंस्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेंस्ट क्या चल सकता है, केस चल सकता है। तो ऑफर के अंदर क्या इंटेंशन होनी चाहिए सर, वो लीगल रिलेशन बनाए। दूसरा क्या लिखा हुआ है, द टर्म्स ऑफ ऑफर कैसी होनी चाहिए सर, क्लियर होनी चाहिए। क्या बेच रहे हो, कितने का बेच रहे हो, क्लियरली बताओ। एंड सर्टेन, सर्टेन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला मैं 10 kg ऑफ, मैं 10 kg वुड सेल करना चाहता हूँ सर, सैंडलवुड थी काफी महंगी, एट 10,000 रुपीज, क्लियर क्लियर प्राइस था सर। 10 किलो मिल रही है सर 10,000 रुपए की। कुछ इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, कुछ लूज और एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए कि सर सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा। मैंने बोला मैं कुछ आपको वुड सेल कर दूंगा, मैंने क्वालिटी भी नहीं बता रखी थी, आपको प्राइस भी नहीं बता रखा था, तो ये क्या हो गया सर, ये कोई ऑफर हो गया? नहीं सर। अब आप किसी शोरूम में जाते हो, तो शोरूम में जाते हो तो जीन्स आपने देखी, तो जीन्स के ऊपर क्या लगा होता है, टैग लगा होता है, उस पर उसका प्राइस लिखा होता है और बड़ा बड़ा लिखा होता है सेल चल रही है सर 20% का, इसके ऊपर क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। The offer must not be based on a condition which is uncertain or incapable of performance। अब ऐसी कोई कंडीशन मत लगाना कि जिसके वजह से वो चीज ना हो पाए। जैसे कि मान लो ए ने बोला, ए सेज टू बी आई विल सेल यू माई कार। ए ने बी को क्या बोला कि मैं तुझे अपनी गाड़ी बेचूंगा। ए के पास कितनी कार थी, 4 डिफरेंट कार्स थी। द ऑफर आर नॉट वैलिड बिकॉज इट इज नॉट डेफिनेट। सर ये डेफिनेट नहीं है सर, कौन सी कार बेचेगा, 4 गाड़ी है ना, कौन सी गाड़ी बेचेगा कौन सी गाड़ी नहीं बेचेगा, तो ये क्या नहीं था, डेफिनेट नहीं था। ठीक है। ऑफर मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन अ कंडीशन विच इज अनसर्टेन और इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब मान ले कि मैंने बोला कि यार जब तू ऐसा काम कर देगा ना, मैंने बोला कि मेरी टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की शॉप थी, किसकी वो थी फैक्ट्री, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी। एक बंदा पूरे दिन जितना मर्जी काम कर ले वो 100 टी शर्ट से ज्यादा नहीं बना सकता था। मैंने एक अपने वर्कर को ऑफर करा कि यार मैं तेरे को
10 करोड़ रुपए दूंगा। कितने पैसे दूंगा? 10 करोड़ रुपए दूंगा अगर तू दिन की कितनी टी शर्ट्स बना लेगा? 100 टी शर्ट्स बना ले। ओ 200 टी शर्ट्स बना ले। मैक्सिमम कितनी बन सकती थी? 100। और मैंने उसको क्या बोल दिया सर? 200। तो मैंने उसको बोला 10 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन उसके पीछे एक टर्म्स एंड कंडीशन कैसी लगाई? 200 जब तो टी शर्ट बनाने का। ये कैसी है? इम्पॉसिबल है, इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, वो बंदा कर ही नहीं सकता इसको। ठीक है, मैंने किसी को बोल दिया यार चांद तारे सूरज ला के दे दे मेरे को, मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा। सर हो सकता है सर? ऐसे हो ही नहीं सकता सर। ऑफर में भी, ऑफर या तो जनरल हो सकता है या फिर क्या कैसा हो सकता है सर? स्पेसिफिक हो सकता है। जनरल ऑफर क्या होता है? जो कि सारी पब्लिक के लिए हमने बना रखा है, ठीक है, कोई भी आके उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी आके उसको रिजेक्ट कर सकता है। और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बना है। किसके लिए बना है? किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफर में बी जनरल और स्पेसिफिक। तो जैसे मान लो मैंने क्या बोला, एक जनरल ऑफर दिया, जनरल ऑफर दिया कि मान लो इस क्रीम है, एक क्रीम है बनाना, एक कंपनी है जो कि क्रीम बनाती है। तो उस कंपनी ने क्या बोला कि देखो जो भी इस क्रीम को 4 वीक्स तक यूज करेगा उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? फेयर हो जाएगा। जैसे फेयर एंड लवली होती है, वो क्या बोलती है कि हमारी क्रीम को आप यूज करो तो आपका कॉम्प्लेक्शन क्या हो जाएगा? फेयर हो जाएगा। तो ये ऑफर था जनरल पब्लिक के लिए कि कोई भी बंदा आए उस क्रीम को यूज करे, आपका कॉम्प्लेक्शन क्या हो जाएगा सर? फेयर हो जाएगा। अब मान लो स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला जो भी क्लास 12 के अंदर 95% लाएगा उसको हमारी तरफ से 10,000 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा। तो ये क्या है? स्पेसिफिक है। वो बच्चा जो कि 95% प्लस लाएगा उसको क्या मिलेगा सर? कैश प्राइज मिलेगा। कितने का? 10,000 रुपीज का। तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक ऑफर। जनरल नहीं है कि हर बच्चे को 10,000 रुपए मिलेगी, स्पेसिफिक है। तो ऑफर कैसा हो सकता है? या तो किसी डेफिनेट पर्सन के लिए। अब यहाँ पे डेफिनेट पर्सन कौन हो गया? स्टूडेंट हु आर स्कोरिंग मोर देन 95% ऑफ मार्क्स। डेफिनेट है कि उनको 10,000 रुपीज मिलेंगे। और पर्सन और टू द वर्ल्ड एट लार्ज। या फिर मैंने एक ऑफर करा जैसे फेयर एंड लवली ने वर्ल्ड में ऑफर करा कि आप अगर मेरी क्रीम को यूज करोगे कि 4 हफ्ते में आप लोग क्या हो जाओगे? फेयर हो जाओगे, ठीक है। when it is made to some specific person or persons, it is called a specific offer. When it is made to the world at large, पूरी दुनिया के लिए जब आपने एक ऑफर बनाया इसको क्या बोलते हैं? जनरल ऑफर, ठीक है। A specific offer can be accepted only by person to whom the offer has been made. Specific offer सिर्फ उसी बंदे के लिए जिस बंदे के लिए वो ऑफर बना है। तो जैसे अगर मैंने बोला 10,000 रुपीज का कैश प्राइस है तो वो सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए है जिसके 95% से ज्यादा मार्क्स आएंगे, एंड इन द मैनर इट स्पेसिफाइड एंड इन द टर्म्स ऑफ द ऑफर। तो मैंने बोला भैया जिसके भी 95% मार्क्स आते हैं, 95% से ज्यादा आते हैं, आप हमें 1 वीक तक, अपने जब भी रिजल्ट आएगा 1 वीक तक आप हमें इन्फॉर्म कर दो। अगर आपने 1 वीक तक इन्फॉर्म नहीं करा तो फिर आपको कैश प्राइस नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत बार होते हैं ना बच्चे रिजल्ट नहीं बताते, क्या रिजल्ट आ गया, चले गए, बता नहीं रहे, फिर एकदम से उनको याद आया यार सर को रिजल्ट बताएंगे 10,000 रुपए लेंगे, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया तो फिर वो कैंसिल। बट अ जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। जनरल ऑफर कोई भी पर्सन आपको एक्सेप्ट कर सकता है बाय हैविंग नोटिस ऑफ ऑफर, बाय डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड अंडर द ऑफर, वो करके जो भी उसके ऑफर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान ले फेयर एंड लवली ने क्या बोला कि भाई 4 हफ्ते 4 वीक्स आपको उस क्रीम को यूज कर लिया, तो उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी पहले उसको क्या करना है? आपको फुलफिल करना है। उसके बाद अगर आप गोरे नहीं हुए तो फिर किसके पास जा सकते हो? कंपनी के पास जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही एक केस था, देख काफी फेमस है। तो ये कुछ कुछ केस लॉस जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उनको मार्क करके उनको लर्न कर लेना, ठीक है। केस का नाम भी याद करना है, तो जब उनका क्वेश्चन आएगा तो केस लॉ आप लिखोगे कि केस लॉ क्या हुआ था, इसके अंदर क्या बोला गया था, मार्क्स मिलेंगे। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इसमें क्या था? इन दिस केस कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही थी, कितने का रिवॉर्ड? 100 पाउंड का, वुड बी गिवन टू एनी पर्सन जिसको हो जाता है इन्फ्लुएंजा आफ्टर हैविंग यूज्ड द स्मोक बॉल्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी क्या बोलती है? हमारी कंपनी की अगर आप स्मोक बॉल्स यूज करोगे ना तो आपको कभी भी ये बीमारी नहीं हो सकती जिसका नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा। मान लो हमारी जो सिगरेट्स वाली जो कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी है सिगरेट लेके जो कि बोले कि आप हमारी कितनी भी सिगरेट्स पी लो आपको लंग कैंसर नहीं हो सकता। तो ऐसी ये कंपनी थी, इसने क्या बोला? आप हमारी स्मोक बॉल्स कितने भी यूज कर दो आपको क्या नहीं हो सकता? इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। ये किसने बोला? एज डायरेक्टेड कंपनी ने बोला। अब एक लेडी आई, मिस कार्लिल, एक लेडी आई मिस कार्लिल, उसने इस कंपनी की स्मोक बॉल को यूज करा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ अ कंपनी, जैसे कंपनी ने बोला था उस हिसाब से यूज करा। अब जैसे मान लो फेयर एंड लवली क्रीम बोलती है सुबह शाम आपको क्रीम लगानी है 4 हफ्ते तक, सुबह भी शाम भी, ठीक है सर। ऐसे इस कंपनी ने जो भी डायरेक्शंस थी कैसे इसको यूज करना है उसने यूज करा।
लेकिन फिर भी उस लेडी को क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, बीमारी हो गई। इट वॉज हेल्ड दैट द ऑफर वॉज अ जनरल वन। ये क्या माना गया, ये ऑफर कैसा था, जनरल था, मतलब दुनिया में कोई भी आके इस ऑफर को क्या कर सकता था, एक्सेप्ट कर सकता था और यूज कर सकता है इनका प्रोडक्ट। एंड मिस कार्डिनल हैज एक्सेप्टेड इट। अब इस पूरे वर्ल्ड में से एक लेडी आई कार्डिनल, उसने एक्सेप्ट करा। एंड बाय एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के हिसाब से, कंपनी के डायरेक्शन के हिसाब से उस लेडी ने उसको यूज करा। एंड देयरफॉर कंपनी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सेइंग दैट दे हैड नॉट मेंट इट सीरियसली। कंपनी ये नहीं बोल सकती कि ये हम तो सीरियस ही नहीं थे, ऐसा हमने कब बोला, क्या बोला। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, किसी भी पर्सन को अगर इन्फ्लुएंजा हो गया तो कितने पाउंड देने पड़ेंगे, 100 पाउंड। अब इस लेडी को 100 पाउंड देने पड़ेंगे कंपनी को, क्योंकि इसको क्या हो गया, आपका इन्फ्लुएंजा यूज हो गया आपके प्रोडक्ट को यूज करके। आप ये नहीं बोल सकते कि हम तो सीरियस ही नहीं थे उस टाइम। शी वॉज एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था। ठीक है, यस। तो कंपनी ऐसे नहीं भाग सकती कि हमने सिर्फ इस लेडी के लिए थोड़ी ना करा था बेटा, ये जर्नल ऑफर था, स्पेसिफिक ऑफर नहीं था, ये जर्नल ऑफर था। अब देखो सर एक और केस, इन केस प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन द केस ऑफ हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। तो दो बंदे थे, एक हरभजन लाल और एक बंदा था हरचरण लाल। इन दिस केस ऑफर ऑफ रिवॉर्ड्स वाज मेड टू एनीवन ट्रेसिंग अ लॉस्ट बॉय। यहाँ पर क्या था, ऑफर था कि कोई भी अगर इनके बेटे को ढूंढ लेता है तो उसको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा सर। एंड ब्रिंगिंग हिम होम, उसको वापस लेकर आएगा घर पे तो उसको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। हरभजन लाल हु न्यू ऑफ द रिवॉर्ड। तो चरण लाल का बेटा खोया था, चरण लाल ने क्या बोला था कि भैया जो भी मेरे बच्चे को लाकर देगा मैं उसको क्या दूंगा, पैसे दूंगा। हरभजन लाल न्यू ऑफ द रिवॉर्ड, हरभजन लाल को पता था कि भैया इस लड़के को ढूंढेंगे पैसे मिलेगा। फाइंड आउट द बॉय एंड टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन। इट वॉज हेल्ड दैट ही वॉज एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड। अब उस बंदे को रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि कैसा ऑफर था, दोबारा से जनरल ऑफर था, जिसको भी वो बच्चा मिलेगा उसको क्या देना पड़ेगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे। ऑफर कैसा होना चाहिए, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या होता है सर, या तो आपने किसी से ओरल कोई ऑफर करा या कोई रिटर्न कोई ऑफर हुआ, या फिर इम्प्लाइड। ठीक है ना, तो ओरल हुआ, रिटर्न हुआ, कंडक्ट से पता चला। कैसे पता चला, कंडक्ट से। एंड ऑफर में बी बाय वर्ड्स स्पोकन या फिर रिटर्न, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस ऑफर। फॉर एग्जाम्पल इफ ए सेज टू बी दैट ही इज विलिंग टू सेल हिज कार फॉर अ सम ऑफ 10,000, इट इज एन एक्सप्रेस ऑफर। ई ने क्या बोला बी को, यार मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ 10,000 रुपए में, तो एक ऐसा ऑफर हो गया, एक्सप्रेस ऑफर, क्योंकि उसने बोला। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, इम्प्लाइड ऑफर मीन्स एन ऑफर मेड बाय द कंडक्ट, आपने कोई ऐसा काम करा। एन ऑफर में ऑल्सो बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, दिस इज नोन एज इम्प्लाइड ऑफर। मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, सामने वाले ने कुछ काम ही ऐसा करा कि जिससे पता चल रहा है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, पैसे वैसे देने पड़ेंगे या कुछ आपको करके देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बस कंपनी रन अ बस ऑन अ पर्टिकुलर रूट, एक बस की कंपनी है, वो अपने एक रूट है वहां पर अपनी बस रन करती है। इट इज एन इम्प्लाइड ऑफर बाय द बस कंपनी टू टेक एनी पर्सन ऑन द रूट हु इज प्रिपेयर टू पे द प्रिस्क्राइब फेयर। अब वो जो बस जो है, मान लो वो बस रन करती है दिल्ली टू हरियाणा। कहाँ पे रन करती है, दिल्ली टू हरियाणा। जो भी बंदा दिल्ली से हरियाणा जाना चाहता है या हरियाणा से दिल्ली आना चाहता है, वो उस बस के अंदर बैठ सकता है, जो भी उस बंदे बस का किराया देना चाहता है। तो बस वाला उसको मना नहीं कर सकता, जो भी उस बस का वो फेयर पे कर सकता है। और जो बंदा बैठ गया तो वो भी फेयर पे करने से मना नहीं कर सकता सर। द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, मतलब अगर आप उस बस में चढ़ गए तो इम्प्लाइड क्या है, बोलने की जरूरत है क्या कि भाई अब तू चढ़ गया तो तेरे को पैसे देने पड़ेंगे, नहीं सर, ये तो है ही कि आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आप इस बस में चढ़ गए। ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज कंप्लीट एज सून एज द पैसेंजर गेट्स इनटू द बस, क्योंकि उसकी क्या मिलेगी, एक्सेप्टेंस मिलेगी। अब वो बस जा रही थी आपके सामने, आपको दिखा कि ये बस कहाँ जा रही है, दिल्ली से हरियाणा जा रही है, आपको भी हरियाणा जाना था, आप चढ़ गए उस बस, तो आपने उस ऑफर को क्या कर दिया सर, एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको क्या देने पड़ेंगे, पैसे। ऑफर कैसा होना चाहिए, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। द ऑफर टू बी वैलिड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जो ऑफरर जो है वो पहले ऑफर बताएगा ना ऑफरी को, जब भी तो पता चलेगा ना उसको कि ऐसा कोई ऑफर चल रहा है। एंड ऑफर बिकम्स इफेक्टिव ओनली व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। एक ऑफर कब इफेक्टिव होता है, जब सामने वाले को पता हो ना, जब भी वो इफेक्टिव होता है। सो एज टू गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ताकि सामने वाला या तो उसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करे। An acceptance of the offer in ignorance of the offer is no acceptance and therefore no valid contract can arise. मान लो ये केस है, जैसे इस केस लॉ से मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, लालमैन शुक्ला वर्सेस
गौरी दत्त। इन दिस केस गौरी दत्त नेफ्यू हैज एब्सकॉन्डेड, उसका नेफ्यू क्या हो गया था, गुम हो गया था, किसका, गौरी दत्त का। ही सेंट हिज मुनीम लालमन शुक्ला इन सर्च ऑफ द मिसिंग बॉय, ठीक है। इन हिज एब्सेंस गौरी दत्त इशूड हैंडबिल्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड ऑफ ₹501। तो गौरी दत्त का जो मुनीम है ना वो निकल गया था, मुनीम मतलब अकाउंटेंट, बच्चे को ढूंढने के लिए। जब वो निकल गया उसके बाद गौरी दत्त ने क्या डिसाइड करा कि जो भी बंदा उस बच्चे को ढूंढ लेगा, मैं कितने पैसे देंगे, हम उसको ₹501 देंगे टू एनीवन हु फाउंड आउट द मिसिंग बॉय। अब उसका जो मुनीम है लालमैन फाइंड आउट द बॉय बिफोर सीइंग द हैंडबिल्स, मतलब उसको पता ही नहीं था कि सरकार ने, मालिक ने कुछ ऐसा रिवॉर्ड निकाल रखा है कि जिस भी बच्चे को वो मिल जाए, जो भी वो बच्चा मिल जाएगा, जिस भी बंदे को, उसको ₹501 मिल जाएंगे। लालमैन को वो बच्चा मिल जाता है। लेटर ऑन ही केम टू नो ऑफ द रिवॉर्ड, अब लालमैन को वो बच्चा मिल गया, उसने बच्चा दे दिया। बाद में पता चला कि उसके मालिक ने क्या कर रखा था, स्कीम निकाल रखी थी कि जो भी उस बच्चे को ढूंढेगा ₹501 मिलेंगे। अब लालमैन ने क्या कर दिया, केस कर दिया किसके ऊपर, गौरी दत्त को, फॉर द रिवॉर्ड, कि मेरे को मेरा पैसा दे, मैंने आपका बच्चा ढूंढ के दिया ₹501। हियर ही कुड नॉट क्लेम द रिवॉर्ड, यहाँ पर इसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि उसको इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात, उसको इस ऑफर के बारे में पता नहीं था, एज ही डिड नॉट नो अबाउट द ऑफर। तो अगर आपको ऑफर का बेनिफिट चाहिए तो आपको ऑफर के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना भाई, जब भी तो आप लोग, अब जैसे मान लो कहीं ना कहीं कुछ एप्लीकेशंस होती है जहाँ पे कैशबैक का टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, लेकिन कैशबैक के लिए भी तो आपको क्या डालना पड़ता है, कूपन कोड डालना पड़ता है। अगर आप वो कूपन कोड यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर कैशबैक मिल जाएगा। अगर आपने कूपन कोड यूज नहीं करा, बाद में आपने ट्रांजेक्शन कर ली और फिर आप कंपनी को बोल रहे हो कि कंपनी आपने हमको 10% का डिस्काउंट क्यों नहीं दिया, तो कंपनी बोलेगी आपको पहले क्या डालना था, कूपन कोड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सामने वाले को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो गौरी दत्त ने कोई कम्युनिकेशन नहीं की थी लालमैन को, ठीक है, उसको पता ही नहीं था कोई ऑफर। तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस, तो कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, देयरफॉर नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं क्योंकि उस बंदे को ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट। सामने ऐसा ऑफर ऐसा दो कि सामने वाला आपको क्या दे दे, अप्रूवल दे दे। अब बच्चा है मेरे पास पूछने के लिए, सर जी मेरे को क्लास 12th के अकाउंट्स पढ़ने, मैंने कहा ठीक है बच्चे पढ़ा देंगे। उसने बोला सर जी फीस कितने, मैंने कहा बेटा 10 लाख। क्या वो एक्सेप्टेंस देगा, अपनी कंसेंट देगा, नहीं देगा सर। तो ऑफर कैसा होना चाहिए, ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट, के सामने वाला क्या दे दे, आपको अप्रूवल दे दे। ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी एंड नॉट मेरली विद द व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन टू मेकिंग एन ऑफर। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं दुकान खोल के बैठा हुआ कि भैया मैं यहाँ पे कोचिंग करवाता हूँ, क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स को सब कुछ पढ़ाते हैं हम लोग कॉमर्स की फील्ड के अंदर, लेकिन सर ऑफर ऐसा दे दिया कि सामने वाला अपनी एक्सेप्टेंस ही ना दे, ये बात भी गलत है। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मान लो मैंने क्या बोला कि मैंने आपको मेल भेजा कि जोबन सिंह आपको मैं ये मेल भेज रहा हूँ, ठीक है, कि आप मेरे से जो है ना मेरा कि वो खरीद लो, मोबाइल फोन खरीद लो, ठीक है। मेरा मोबाइल फोन पुराना है सर, 4 साल पुराना है, आईफोन है सर, 4 साल पुराना आईफोन है, और मैं अपना 4 साल पुराना आईफोन बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपए का। कितने का, 1 लाख रुपए का। और अगर आपने 2 घंटे के अंदर इसको रिप्लाई नहीं करा इस मेल का, तो मैं मान लूंगा कि आप खरीद रहे हो। अगर आपने 2 घंटे तक रिप्लाई नहीं करा तो मैं मान रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, इसको खरीद रहे हो। तो देख क्या क्या लिखा हुआ है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच। तो मैंने क्या बोला कि अगर तूने 2 घंटे तक उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी, अगर तूने 2 घंटे तक रिप्लाई नहीं करा, तो मैं क्या मान लूंगा कि तू खरीद रहा है। तो यहाँ पर तूने उसका रिप्लाई नहीं दिया अब 2 घंटे तक, वुड नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो ऐसा नहीं कर सकते कि सामने वाले को बोला अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं मान लूंगा कि मैंने तेरे को बेच दिया और तू खरीदना चाहता है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। ऐसी टर्म एंड कंडीशन डालनी नहीं है आपको ऑफर के अंदर कि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो मैं मान लूंगा आपने खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन नॉट make such an offer that if the acceptance of offer is not received up to Monday, कि भैया अगर आपने मंडे तक इसका रिप्लाई नहीं दिया, ऑफर वुड बी presumed to have been accepted, हम मान लें कि आपने क्या कर दिया सर, एग्री कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, स्पेशल कंडीशन अटैच टू एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सर मान लो कोई इंपॉर्टेंट कोई टर्म्स एंड कंडीशन है ऑफर के अंदर,
ठीक है, वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसको, सामने वाले बंदे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफरर इज फ्री टू ले डाउन, मतलब जो ऑफरर है ना वो भी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकता है किसी भी अपने ऑफर के अंदर। अब जैसे मान लो इस साल मैंने अपना क्लास 12 का बैच के अंदर ऑफर निकला था कि सर 2 सब्जेक्ट के साथ आपको एक सब्जेक्ट क्या पढ़ाया जाएगा, फ्री पढ़ाया जाएगा। तो सर उसके अंदर ऑफर में क्या था, अकाउंट्स, और जो बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ेगा उसको क्या मिलेगी, बिजनेस स्टडीज फ्री मिलेगी। यही एक ऑफर था, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा अकाउंट्स पढ़ेगा या इको पढ़ेगा तो उसको मैथ्स फ्री जाएगी। सिर्फ फ्री में कौन सा सब्जेक्ट दिया जा रहा था सर, बिजनेस स्टडीज दी जा रही थी। लेकिन इसका सर टर्म्स एंड कंडीशन भी थी कि सर बच्चे को 3 महीने के अंदर अपनी सारी की सारी फीस क्या करनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी। उसी बच्चे को क्या मिलेगा, ये वाला ऑफर मिलेगा, 2 सब्जेक्ट के साथ अपने को ए सब्जेक्ट फ्री। अब हम कोई से भी टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन सामने वाले को आपको क्या बताना है, क्लियरली बताना है। अब बच्चों ने मान लो एनरोल करवा लिया, उनको मैंने ये नहीं बता रखा था कि आपको फीस जो है वो कितने महीने में क्लियर करनी है, 3 महीने, उन्होंने रजिस्टर करवा लिया। बाद में मैंने उनको बताया कि बच्चों इसके अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि 3 महीने में आपको सारी की सारी फीस देनी पड़ेगी। तो बेटा अब क्या वो वैलिड ऑफर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑफरर है ना वो फ्री है, कोई सी भी टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकता है, बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी ऑफरर को टू ब्रिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑफर टू द नोटिस ऑफ द पार्टी। सामने वाले को बताना आपकी जिम्मेदारी है। टर्म्स एंड कंडीशन तुम जो मर्जी लिखो, लेकिन बताने की जिम्मेदारी आपकी है। The acceptor is bound for only those conditions which have expressly communicated to him। भैया सामने वाला बंदा उसी टर्म्स एंड कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो आपने सामने वाले को बताई है। ठीक है, अब अगर मैंने बच्चों को बोला कि यार तुमने फीस तो दी नहीं 3 महीने में, तो मैं तुम्हारा फ्री वाला सब्जेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, वो बोला सर आपने बताया ही कब था, हम आपने तो बताया ही नहीं था। तो जो आपने बताया उसके लिए हम क्या लेंगे सर, जिम्मेदारी लेंगे, वरना हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, have so clearly been written that it ought to have been known। सर इतना क्लियरली मैंने मान लो सामने वाले के साथ जो फॉर्म जो भरा जाता है एडमिशन फॉर्म, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि यू हैव टू पे द फीस विद इन 3 मंथ्स, और वहां पे पेरेंट्स के साइन भी थे। तो भैया मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो किसके अंदर लिखा हुआ है, ऑलरेडी फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा, पहला तो क्या हो गया, या तो बोलो या तो इतना क्लियरली दिखाओ कि सामने वाला देख ही ले। और थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, हैव रीजनेबल नोटिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दोस टर्म्स, मतलब सामने वाले को थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि भैया कुछ ना कुछ तो होगा, कि जब सामने वाला कोई सब्जेक्ट फ्री दे रहा है तो कुछ ना टर्म्स एंड कंडीशन होगी। ही विल ऑल्सो बी बाउंड बाय द कंडीशंस इफ ही न्यू ऑफ देयर एग्जिस्टेंस दो दे आर इन द लैंग्वेज अननोन टू हिम। मान लो कोई बच्चा आया, वो हिंदी मीडियम स्कूल का था, लेकिन लैंग्वेज कौन सी थी हमारी फॉर्म के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज थी। लेकिन उसको पता था कि कुछ ऐसा है कि हम ये 3 मंथ्स में फीस पे करनी है, लेकिन लैंग्वेज उसकी अलग थी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी है कि वो उस पैसे को क्या करेगा, पेमेंट करेगा, चाहे लैंग्वेज दूसरी लिखी हुई है, लेकिन उसको ऑफर के बारे में पता था। इवन इफ लैंग्वेज वॉज डिफरेंट, इट इज द ड्यूटी टू गेट देम एक्सप्लेन। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप सामने वाले को भी क्या कर दो, एक्सप्लेन करके दो। अब ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स गिवन है, एग्जाम्पल्स को देखते हैं सर। मान लो ए ने एक टिकट परचेज करी, उसको जाना था एक जगह पर। वन ऑफ द टर्म्स वाज दैट कैरिंग कंपनी वाज नॉट लायबल फॉर द लॉस ऑफ एनी काइंड। तो ट्रेन वाली कंपनी ने क्या लिखा हुआ था कि भाई कल को अगर आपका ट्रेन के अंदर कोई सामान वगैरह चोरी हो जाता है तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उठाने उठा ले। अच्छा, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, अगर आपका कोई लगेज मिसप्लेस हो जाता है तो वी आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट देयर वाज नथिंग ऑन द फेस ऑफ द टिकट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पैसेंजर। लेकिन जो टिकट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका पहला जो पेज है उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ था ऑन द बैक ऑफ द टिकट। While the passenger was not bound the terms and condition on the back side of the ticket। सर देख ध्यान से मैं बताता हूँ, टिकट है, मान ले ये रेलवे की टिकट है, टिकट के फ्रंट पेज पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। टिकट की जो बैक साइड थी ना उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था, उसकी बैक साइड पे टर्म्स एंड कंडीशन पे लिखा हुआ था कि अगर आपका कोई सा भी सामान रेल के अंदर चोरी हो जाता है तो वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक बंदे का सामान चोरी हो गया, उसने रेलवे कंपनी के ऊपर क्या कर दिया सर, केस कर दिया कि मेरे को मेरा सामान ला कर दो। तो उस केस के अंदर रेलवे कंपनी को उस बंदे को क्या देना पड़ेगा सर, उसके सामान के या तो सामान वापस करना पड़ेगा अगर मिल जाता है, या फिर उस सामान के अगेंस्ट क्या देना पड़ेगा सर, कैश देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे वापस। क्योंकि सर अगर मान लो आप यहाँ पर लिख देते ना एक छोटा सा स्टार लगा के टिकट के फ्रंट पेज पे, टर्म्स एंड कंडीशन ऑन द बैक साइड ऑफ द पेज, तो सामने वाले बंदे को फ्रंट पेज पे दिख रहा है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि बैक साइड पे लिखी है। अभी आपने क्या करा था, फ्रंट पेज पे कुछ भी नहीं लिखा टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, तो यहाँ पर फिर रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। लेकिन जैसे मान लो
दूसरा केस, टी एन इलिटरेट परचेज अ रेलवे टिकट ऑन फ्रंट ऑफ विच वॉज प्रिंटेड, टिकट के फ्रंट पेज पे क्या लिखा हुआ था, फॉर कंडीशन सी बैक। कंडीशंस के लिए आप पीछे देखो, वन ऑफ द कंडीशन वॉज रेलवे वुड नॉट बी लाइबल फॉर द पर्सनल इंजरीज टू द पैसेंजर, अगर कोई इंजरी हो जाती है ट्रेन व्रेन के अंदर तो रेलवे उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। एन एक्सीडेंट कॉज सम इंजरीज टू टी, अब टी को क्या हो गई, कुछ इंजरीज हो गई, ट्रेन में कुछ लग गया, उसने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया, वो केस क्या हो गया, टी का डिसमिस हो गया, कोर्ट ने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, केस को हेल्ड ही नहीं करा, एज ही वाज बाउंड बाय द कंडीशंस प्रिंटेड ऑन द रिवर्स ऑफ द टिकट, बिकॉज टिकट के फ्रंट पे क्या लिखा हुआ था, फॉर कंडीशन सी बैक, और बैक ऑफ द पेज पे क्या लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशन में, कि अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है रेलवे इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो अगर आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, तो एक स्ट्रिक्ट मार्क बनाकर ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में लिख दो, बता दो सामने वाले। नाउ इट इज एस्टैब्लिश लॉ, अब ये लॉ बन चुका है दैट व्हाटएवर ऑन द फेस ऑफ द टिकट वर्ड्स टू बी अफेक्टेड फॉर कंडीशन सी बैक, तो रेलवे के फ्रंट फेस पे क्या लिखा होना चाहिए, फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन, आपको पीछे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो। लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा हुआ कि फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन लुक बैक, तो भैया यहाँ पे जिम्मेदारी फिर किसकी हो जाएगी, रेलवे की जिम्मेदारी कुछ। ठीक है सर, यस। तो आज की क्लास इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।